हेलो हाय, कैसे हो सारे। उम्मीद है बढ़िया ही होगे। मैं हूं सौरभ उप्रेती। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट, जो टर्म 1 में हमारा आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मतलब पूरा चैप्टर निचोड़ के तुम्हारे सामने रख दूंगा और इसके बाद ये सारा मटेरियल तुम्हें अवेलेबल भी करा दूंगा। और इससे अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, इससे अगली वीडियो में हम सीधा जाके देखेंगे इस चैप्टर के खुद के बने हुए क्वेश्चन। अच्छा, खुद के बने हुए क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हो और बाई चांस तुमने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी तो आज की वीडियो में वो चीज पढ़ाऊंगा। इससे अगली वीडियो में क्या होगा, इस चैप्टर के खुद के बने हुए क्वेश्चन। अब खुद के बने हुए क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर देखा, इसके बाद मुझे लगा ये चीज इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम करके तुम्हारे सामने रख दिया। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये दोनों वीडियो देखने के बाद सीधा सैंपल पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और चैप्टर 100% के लिए तैयार हो रहा होगा। क्योंकि मेरा बेसिक एम इस सीरीज के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू या पूरी ये लेक्चर सीरीज जो आ रही है 100% सीरीज एम है आपको कितने नंबर दिलाना। आपको साइंस में टर्म 1 में 100 में से 100 नंबर दिलाना और टर्म 2 में भी तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो ये हमारा टारगेट है। इसी टारगेट के साथ ये अपने सामने रख के मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगली वीडियो में जाके तुमको क्या करना है, फिर अगली वीडियो में जाके तुमको देखना है खुद के बने हुए क्वेश्चन और उसके बाद अपने आप सैंपल पेपर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे पूरा चैप्टर बोर्ड के लिए टर्म 1 के लिए रेडी हो रहा होगा। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा, पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरे चैप्टर की एक वीडियो में तुम्हें थ्योरी पढ़ा दी, एक वीडियो में खुद के बने हुए क्वेश्चन करा दिए। अब तुमको उस चैप्टर के सिर्फ सैंपल पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ नहीं आ रहा है किस चीज की बात कर रहा हूं, ओ हो वेट, आई बटन में जाके देखना है, चैनल पे पुरानी वीडियो जाके देखना जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा है। तो चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तुमको बता दिया पूरी सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, तुमको कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये चीज भी जरूरी है कि मुझे कैसे आगे पढ़ना है। वो चीज नहीं पता होगी, सिर्फ तुम वीडियो लेक्चर देखे जा रहे होगे, पर्पस नहीं समझ रहे होगे पीछे का, तो वैसे भी काम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज भी तुम्हें अब क्लियर हो चुकी है। तो जरा देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये तुम्हारे लिए लिखी 2 वीडियोस की सीरीज है। तीसरी वीडियो में तुमको अपने आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है और तुम्हारा पूरा चैप्टर तैयार हो रहा होगा। ठीक है भैया, तो अब चैप्टर स्टार्ट हो गया तुम्हारा एसिड बेसिस एंड साल्ट। सबसे पहले तो एक चीज देखो यार, एसिड क्या होते हैं मेरे, और बेस क्या होते हैं मेरे, और सॉल्ट क्या होती है। तो एक चीज समझो, जब तुम्हारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तब एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली नमक। पर नमक सिर्फ NaCl नहीं होता जो हम खाते हैं, देर आर वेरियस काइंड ऑफ सॉल्ट। ओके, बहुत तरह की सॉल्ट होती है, NaCl होता है आपकी और Na2SO4 होती है, कितनी तरह की आपकी सॉल्ट हो जाती हैं। ठीक है, बस क्या होता है, एसिड अलग है बेस अलग है तो अलग सॉल्ट बन जाती है। अच्छा, अब एसिड क्या होते हैं भैया मेरे, आपके एसिड होते हैं, देखो एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होता है, जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो चीज मेरी एसिडिक होती है बेसिकली। अच्छा, एसिड का टेस्ट खट्टा क्यों होता है, क्या मैंने ऐसे ऐसे करके देखा ना ना, ऐसे करोगे ना जीभ भी जल जाएगी। एसिड आर वेरी हार्मफुल। तो टेस्ट कैसे करते हैं एसिड का, उसके अंदर आप लिटमस पेपर डालते हो। ठीक है, अब कौन सा लिटमस पेपर डालोगे, मैंने अगर एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला, लेट सपोज मेरे पास एक बीकर था, वो बीकर में मेरा बहुत सारा पानी सा रखा था, मैंने कहा ये तो पानी है यार, पर मैंने क्या पता हाथ डाल दो तो मेरा हाथ जल जाएगा क्योंकि वो है एसिड। अच्छा, मुझे तो नहीं पता पर आपको भी नहीं पता, मैंने आपके सामने ला के रख दिया। आपने क्या करा, उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाल के डाला। ठीक है, अगर आपने जैसे ही उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाला उसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो एसिड था। फिर आप लाए ब्लू लिटमस पेपर, जैसे ही आपने उसके अंदर ये ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। किसका कलर, पानी का या लिटमस पेपर का, लिटमस पेपर का। तो जैसे ही आपने इसके अंदर डाला, एसिड के अंदर आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो उसका कलर रेड हो गया। तो एक चीज इससे हमें पता चलती है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और सीधा इसका उल्टा उल्टा काम हो जाता है आपका बेस के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ एक का याद करना है, दूसरा आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, बेस क्या होता है, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। मतलब बेस रखा होगा कहीं पे, आपने उसके अंदर पहले ब्लू जाके डाला, आपको क्या पता क्या चीज है वो, आपने ब्लू डाल दिया तो उसका कलर वैसे ही रहा ब्लू लिटमस पेपर का। फिर आपने उसके अंदर जाके रेड कलर वाला डाल दिया तो आपको देखा उसका कलर ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या है, ये मेरा बेस है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है, थैंक यू। इसके बाद देखते हैं जरा क्या है, और लिटमस एंड टर्मरिक आर नेचुरल इंडिकेटर। देखो दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। अब इंडिकेटर क्या होता है, जो चीज आपको ये बता रहा हो कि ये एसिड है या बेस है, वही तो इंडिकेटर होगा, इंडिकेट कर रहा है बेसिकली। जो चीज आपको बता देगी सामने वाली चीज एसिडिक है, सामने वाली चीज बेसिक है, वो आपका क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो लिटमस आपका और टर्मरिक आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है भैया,
व्हेन अ व्हाइट शर्ट हैविंग ए टर्मरिक मार्क, देखो हिंदी में बता देता हूँ इसका बेसिकली पूरा जिस्ट क्या है, नोट सारे तुमको मिल रहे होंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो आपके पास एक व्हाइट शर्ट होती है, कभी कभी आपका खाना गिर जाता है उसके ऊपर, खाने में डली होती है हल्दी। तो देखो कभी भी अगर व्हाइट कपड़े पे, जिस कपड़े पे मार्क आपको बेसिकली दिख जाता है वो व्हाइट ही कलर का होता है, अगर किसी कपड़े पे हल्दी गिर जाए और उसके ऊपर आप साबुन रगड़ते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, तो अब अच्छा बेस तो मेरा साबुन है, ठीक है, इसमें बेस तो भैया मेरा साबुन है, पर मेरा एसिडिक मीडियम क्या है। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि टर्मरिक जो होता है हमारा, हल्दी जो हमारी होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, टर्मरिक जो होती है हमारी वो एसिडिक होती है किसमें, नेचर में। ठीक है भैया, ये चीज भी मुझे क्लियर हो गई। तो ये आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल था, कैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और आपका एक रेडिश ब्राउन कलर का मार्क उस पर बन जाता है। और ये रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे लिखा है देख लो। ठीक है, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अभी हमने ऊपर क्या देखा, लिटमस पेपर और टर्मरिक आपका क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर, ये नाम याद रखना। और फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आपके क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, जो हम लोगों ने बना रखे हैं। तो देखो फिनोप्थलीन को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो उसका कलर गायब हो जाता है, वो कलरलेस सब्सटेंस बन जाता है, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मैंने फिनोप्थलीन डाल रखा है। और अगर आप इस फिनोप्थलीन को बेसिक सब्सटेंस के अंदर डाल देते हो, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, तो इसका कलर हो जाता है पिंक। जैसे ही, क्योंकि इंडिकेटर का काम क्या है, आपको बताना कि ये एसिड है या बेस। तो जैसे ही आपने बेस के अंदर फिनोप्थलीन को डाला उसका कलर पिंक हो गया। सेम केस विद मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को आपने एसिड के अंदर डाला तो उसका कलर हो जाता है रेड। और अगर मिथाइल ऑरेंज को आपने बेस के अंदर डाल दिया तो उसका कलर हो जाता है येलो। तो इस चीज को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं जरा। नेम ऑफ सम एसिड, एसिड के नाम कुछ। देखो आपको एसिड और बेसिस के नाम नहीं पता होंगे तो मैंने कुछ नाम आपके लिए लिख के रख दिए। HCl आपका एक एसिड है। ये एसिड कहाँ पे पाया जाता है, आपके पेट के अंदर भी होता है और मार्केट में तो मिल ही जाता है। ठीक है, HCl। H2SO4 एक एसिड है आपका। नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। ठीक है, और एसिटिक एसिड एक एसिड है आपका। अच्छा, पता कैसे चलता है कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, जिस एसिड में आपका कार्बन मिल जाए, जिस एसिड में आपको ऐसे कार्बन दिख जाए, ये आपको कार्बन दिख रहा है ना, एक कार्बन आपका ये है और एक कार्बन आपका ये है, जिस एसिड में कार्बन आ जाए तो वो एसिड आपका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, और ये तीनों मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, और एक ये वीक एसिड होता है। तो इससे मुझे पता चल जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। सेम इसी तरह बेस कौन से है मेरे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, MgOH का होल ट्वाइस, कैसे पढ़ते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेरा एक बेस है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मेरा एक बेस है। तो ये कुछ एसिड और बेस के नाम मैंने आपके लिए लिख दिए। ठीक है, जरा आगे देखते हैं। अब मैंने अभी तक कौन से इंडिकेटर आपको दो बताए, मैंने एक इंडिकेटर आपको बताया जो नेचुरल है, एक इंडिकेटर मैंने बताया जो आर्टिफिशियल है। तो अब कौन से इंडिकेटर की बात कर रहा हूं मैं, जो इंडिकेटर अपना स्मेल चेंज कर दे, उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बेसिकली क्या होता है ना, ये इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर है, आप उसको एसिड में डालोगे तो इसका स्मेल आने लग जाएगी आपकी नाक में, बेस के अंदर डालोगे तो स्मेल आने लग जाएगी आपको नाक में। तो उस स्मेल से आप पता लगा लोगे कि एसिड है, बेस है, कोई सब्सटेंस है या नॉर्मल पानी है। ठीक है ना, तो इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वैसे इंडिकेटर जो हमको ये बता दे अपनी स्मेल से कि सामने वाली चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं आपके, वेनिला हो गया, अनियन हो गया, क्लोव हो गया। क्लोव क्या होता है आपका, लौंग होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। ठीक है भैया, अब बात आती है एसिड और बेस। अभी तक आप समझ गए एसिड बेस क्या होते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाक से जो हमने अभी तक पढ़ा। एसिड आपके होते हैं सोडियम टेस्ट में, और वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेस इसका जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक है, फिर हमने इंडिकेटर पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल में हमने दो पार्ट पढ़े, टर्मरिक और लिटमस। और आर्टिफिशियल के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े, हमने पढ़ा फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अभी पीछे थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, कुछ एसिड के नाम, कुछ बेस के नाम। फिर हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज करके हमको बता देंगे सामने वाली चीज एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो अब आता है कि जो हमारे एसिड होते हैं और बेस होते हैं आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एक बीकर में मैंने एसिड ले लिया, एक बीकर में मैंने बेस ले लिया। अब ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे वो पता चलेगा
बाद में। पर अभी क्या पता चलेगा, अभी मुझे पता चलेगा कि ये दोनों मेरे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो मैंने लोहा फेंक दिया, ठीक है, एसिड का रिएक्शन लोहे के साथ करवा दिया, तो क्या होगा, व्हाट हैपन, ठीक है, वो चीज़ अभी तुम्हें पता चलेगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। जब भी मेरा एसिड, ठीक है, जब भी मेरा एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो मेरा क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, और उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। कैसे बनता है एक एग्जांपल से तुम्हें बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने नीचे दिया भी होगा, रुको इसका वहीं से देख लेते हैं, ठीक है ना। और ये तुम्हारी एक एक्टिविटी है, पहले ये एक्टिविटी समझा दूं, चलो एक्टिविटी पे फिर आएंगे, ठीक है, हम दोबारा, क्योंकि ये चीज़ समझना जरूरी है। पहले देखो HCl क्या है, तुम्हारा एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और जिंक क्या है, तुम्हारा एक मेटल है, जिंक पता है ना मेटल है। तो जब मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपकी सॉल्ट बन जाएगी। जो सॉल्ट क्या बन जाएगी आपकी, सॉल्ट इसके अंदर आपकी बन जाएगी ZnCl2, क्या बन जाएगी, ZnCl2। और इसमें से क्या निकल जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस मेरी बाहर मुझको निकली हुई मिल रही होगी, ठीक है। इट इज क्लियर, क्लियर हो गया। अब ये जो मुझे हाइड्रोजन गैस मिली, एक एक्टिविटी है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज मैं डीप में कवर कर रहा हूँ पूरे चैप्टर की। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स तुमको मिल रहे होंगे, ठीक है ना। पर समझो नोट्स को, नोट्स का क्या करोगे जब चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जरा देखते हैं फिर क्या है, ठीक है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ बाबू, आ गया आ गया आ गया। चलो देखें हमारी पीछे कौन सी एक्टिविटी थी, वो हमारी एक्टिविटी थी। तो आप देखो जरा, हमारा जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमने अभी एग्जांपल में देखा हमारा सॉल्ट बनेगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या ले रखा था, अपना एसिड ले रखा था, ठीक है। मैंने इसके अंदर ऊपर से क्या डाल दिए, कुछ जिंक के दाने डाल दिए, जो मैंने एग्जाम्पल में पीछे देखा। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर जिंक के ये दाने डाले तो इसमें से क्या हुआ, बुलबुले निकलने लगे। अब किस चीज के बुलबुले थे, वो हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। तो अब वो बुलबुलों को मैंने पानी के अंदर पास करा, क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा ना, या तो मुझे बीकर के यहीं पे लगाना पड़ेगा अपनी ये कैंडल को, ठीक है। कैंडल मैंने एक जला रखी है, उसको मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जब भी हीट के कांटेक्ट में आती है फटने लग जाती है, फट 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 फट, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ से एक पाइप लिया और ये पाइप को डाला पानी के अंदर। अगर आप अपने मुंह को पानी के अंदर डालोगे और फू करोगे तो हवा ऊपर को निकलेगी, बुलबुले निकलेंगे। तो सेम इसी तरह बुलबुले बहुत सारे ऊपर को निकलने लगे। अब मैंने जब उन बुलबुलों को जलाया तो उसमें क्रैकलिंग साउंड निकलने लगी। अच्छा, अब इसमें से अगर क्रैकलिंग साउंड आई तो ये किस गैस की साउंड है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी गैस है मेरी, हाइड्रोजन गैस। बस मुझे ये पता होना चाहिए, मेटल जब मेरा एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसमें से गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट बन जाएगी। क्लियर भैया, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिर आगे देखें, फिर चलो आगे देखते हैं। ओके ओके ओके, तो ये एक्टिविटी का ध्यान रखना, ये एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं, अभी तक मैंने क्या देखा, एसिड और बेस जब मेरे किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे। अब मैं देखता हूं जब मेरा मेटल कार्बोनेट, क्या मेरा मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कोई भी मेटल के साथ अगर आपका कार्बोनेट आ जाए, कार्बोनेट क्या होता है, बेसिकली CO3 होता है, ठीक है। कोई भी मेटल के साथ कार्बोनेट आ जाए या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए, क्या आ जाए, HCO3 आ जाए, ठीक है, या कार्बोनेट आ जाए या HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए, तो क्या होता है मेरा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी मेरे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे आप बेस अपने आप मान लो, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। 1 2 4 कैसे भी हो सकते हैं, वो बैलेंसिंग के ऊपर है। पिछली वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे थी, जिसमें बैलेंसिंग भी काफी अच्छे से समझाई, ठीक है। पहला चैप्टर हमने पूरा निचोड़ के कॉन्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब सैंपल पेपर से करने हैं तुमको, वो वीडियो नहीं देखी, चैनल पे जाके देखना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो उसमें बैलेंसिंग काफी अच्छे से मैंने तुमको समझाई थी। तो हमने बैलेंसिंग कर ली, ठीक है। बैलेंस वगैरह करने के बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल चेंज हो सकते हैं, पर हमको जिस्ट क्या याद रखना है, फॉर्मूला है बेसिकली, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट जब मेरे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बना देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद करो, सब चीज हो रही होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अभी तक मैंने एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराया, मेरे एसिड बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराया, फिर किसके साथ कराया रिएक्ट, फिर मैंने कराया मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ।
अब मैं कह रहा हूं जब मेरा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, जब मेरा एसिड बेस आपस में रिएक्ट करता है तो मेरा क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है और वाटर बना देता है। और इस रिएक्शन को हम प्यार से क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक है, बेस बहुत ज्यादा बेसिक है, दोनों को एक दूसरे में मिलाया, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी बेस की टेबल देखना जो मैंने ऊपर तुम्हें दिखाई थी, उसमें मैंने NaOH को बेस की कैटेगरी में डाला था। और HCl तुम्हें पता है एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बना देते हैं, सॉल्ट NaCl, जिसको हम खाते हैं, नमक, ठीक है ना, टाटा नमक। और ये क्या है आपका H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग का काम होता है, ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब ये चीज क्लियर होगी, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं। अच्छा, अब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। देखो, तो एक बार चैप्टर को शुरू से देखते हैं जरा। सबसे पहले मैंने देखा मेरे एसिड क्या होते हैं, मेरे बेस क्या होते हैं, अच्छा मेरे इंडिकेटर क्या होते हैं। फिर मेरे इंडिकेटर कितनी तरह के होते हैं, एक होता है मेरा नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। फिर हमने देखा कुछ एसिड के नाम, कुछ बेसिस के नाम। फिर हमने देखे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उसके बाद हमने देखे जब हमारा मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है, फिर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। फिर हमने देखा जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, अभी पीछे वाला एग्जांपल जिसमें हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो अब देखते हैं मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। देखो, मेटल ऑक्साइड बेस के साथ बहुत कम या बहुत रेयर कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, बस मेटल ऑक्साइड हमारे एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। अच्छा भैया क्यों करते हैं, फिर आपने कह दिया करते हैं, क्यों करते हैं मुझे बताओ। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, जो उनका नेचर हमारा बेसिक होता है, ये चीज को तुमको याद रखना है। देखो, अगर कोई भी जिंक का ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, तो उनका बेसिकली क्या होगा, क्या होगा, जैसे मान लो मैंने MgO लिख दिया, ये मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड ही तो है, ठीक है, नहीं है ना। तुमने पहले चैप्टर में एक्टिविटी में भी देखा। तो मैंने जैसे ही MgO लिखा तो ये मेरा मेटल ऑक्साइड है। अब मेटल ऑक्साइड मेरे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। जैसे तुमने यहाँ पे देखा, मेटल ऑक्साइड मेरे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। अगर मेरे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, तो मेटल ऑक्साइड जब मेरा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये हो गया मेरा बेस, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही है बिल्कुल। ये हो गया मेरा बेस, बेस रिएक्ट विद एसिड क्या बना देगा, सॉल्ट एंड वाटर। बस तुमको ये याद रखना है, मेटल ऑक्साइड मेरा बेसिक होता है नेचर में। सेम इसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड मेरा एसिडिक होता है नेचर में, तो एसिड रिएक्ट विद बेस, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, व्हेन एसिड इज एडेड इन वाटर, जब एसिड को तुम पानी के अंदर डालते हो तो टूट जाता है। किस में टूट जाता है, हाइड्रोनियम आयन में। बेसिकली हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कैसे, देखो, सबसे पहले वो H पॉजिटिव में टूट जाता है, फिर ये H पॉजिटिव वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन तुम्हारा बना लेता है। पर एक चीज याद रखो, एसिड को अगर पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है, और बेस को अगर पानी में डालते हैं तो OH नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। ठीक है, एक होता है आपका वर्ड कैटायन, एक होता है आपका वर्ड एनायन। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया हो, कैटायन। और एनायन क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज, जो आपको यहाँ पे इसके OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये दिस इज एन एनायन। ठीक है, जहाँ नेगेटिव चार्ज हो एनायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन। ठीक है, अब देखते हैं जरा, आगे बढ़ गए भैया आप काफी। दोस बेसिस, ठीक है, यहीं पे थे ना। ठीक है, दोस बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, वो बेसिस जो मेरे पानी के अंदर घुल जाएं वो एल्कली बेस होते हैं। बेसिकली जो हमारी पहली टेबल होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो हमारी क्या होती है, एल्कली मेटल। दूसरी क्या होती है, अर्थ एल्कली मेटल। ठीक है, तो दो तरह के हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बेसिस पानी के अंदर घुल जाए उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली बेसिस। जैसे एग्जांपल हो गया NaOH, NaOH भी पानी के अंदर घुल जाता है, तो इट इज एन एल्कलाइन बेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके, एल्कली बेसिस के। ठीक है, डिजॉल्विंग ऑफ एसिड एंड बेस इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ओहो, ये चीज को ध्यान रखना, देखो ये पेपर में पूछा जा सकता है। जब एसिड और बेस को मैं पानी के अंदर डालता हूं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। पहले चैप्टर में फिर से बताता हूं अच्छे से पढ़ा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की वीडियो आई बटन में आ रही होगी, वहां पे जाके देख लेना, बाद में चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक चीज तुमको प्रिस्क्राइब की जाती है कि हमेशा एसिड को पानी में डालो, ना कि पानी को एसिड में डालो। मान लो मैंने एक बीकर में एसिड लिया, इस बीकर में मेरा पानी है, तो मेरा एसिड को मुझको पानी के अंदर
डालना है थोड़ा थोड़ा करके, और पानी को भी मुझे कंटिन्यूअसली अपना हिलाते रहना है, ना कि सीधा पानी को मैंने एसिड में डाल दिया। अगर मैं पानी को एसिड में डाल दूंगा तो वो H पॉजिटिव आयन में बहुत जल्दी टूट जाएगा, और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी, इतनी हीट इसमें से निकलेगी कि बीकर फट सकता है और हमको चोट वगैरह लग सकती है। इसलिए ये चीज़ प्रिस्क्राइब की जाती है कि हमेशा किसको, एसिड को पानी में डालो, ठीक है, ना कि पानी को एसिड में डालो। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, लिख रखा है नोट्स के अंदर काफ़ी अच्छे से। ठीक है भैया। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा एसिड मेरा वीक है? ये चीज़ भी तो पता लगनी चाहिए। तो उसके लिए एक स्केल होता है मेरा, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल आपको क्या बताता है बेसिकली, कि ये ज़्यादा एसिडिक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने कहा ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो अब तुम कैसे बताओगे कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है? तो पीएच स्केल की मदद से बता सकते हो कि हाँ, जो ज़्यादा एसिडिक है तो मतलब वो ज़्यादा खतरनाक है, जो ज़्यादा बेसिक है वो ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। इन दैट वे आप बता सकते हो कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है, कंपेरिजन करने के काम आता है बेसिकली। अच्छा, पीएच की फुल फॉर्म क्या आती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन आर स्ट्रॉन्गर एसिड। अब देखो मैंने एसिड क्या बताया तुमको, जिसको मैं पानी के अंदर डालूंगा तो H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा, और बेस क्या बताया, अगर उसको पानी के अंदर डालूंगा तो OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एसिड डेट गिव राइज टू द मोर H पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। मैंने क्या कहा था, एसिड क्या होता है, जो पानी के अंदर डालूंगा तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उनको मैं क्या कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो मेरे कम प्रोड्यूस करते हैं, लेस प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन, उनको वीक कहता हूँ। ऑफकोर्स H पॉजिटिव आयन जो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जो कम प्रोड्यूस करेंगे वो वीक एसिड होंगे। अच्छा, अब पीएच स्केल में देखते कैसे हैं। अगर मैंने पीएच स्केल में जब देखा, ये कलर आ जाता है बेसिकली, एक पेपर होता है उसको डालोगे कलर आ जाएगा, इसमें से जिससे मिलता जुलता कलर आएगा आप बता दोगे एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो पीएच स्केल में अगर आपका 7 से कम आता है उसकी वैल्यू, मान लो मैंने कलर आया मेरा ऐसा कुछ, ठीक है, रेड और ग्रीन मिक्स कलर आया मेरा, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा वो एसिडिक है, ठीक है, और उसकी पीएच क्या है, करीब करीब 4 या 5 के आसपास है। अगर मेरा वो बिल्कुल आ जाता है ब्लू टाइप, अगर मेरा डार्क ब्लू आ जाता है, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, वो बेसिक है, ठीक है ना। इससे क्या पता चलेगा मुझे, बेसिक है। और बिल्कुल अगर वो ग्रीन आ जाता है तो मुझे पता चलेगा कि यार ये तो न्यूट्रल है, बिल्कुल शांत है, इसमें ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है, जैसे पानी हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इससे आपको ऐसे पता चलता है पीएच स्केल से। अच्छा, रोल ऑफ टूथपेस्ट। अच्छा, पीएच की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू होती है, तो इससे पता चलती है। देखो, आप दांत अपने रोज साफ करते हो, अगर आप अपने दांत रोज साफ करते हो, क्यों, क्योंकि आपके मुंह में क्या बन जाता है, जो खाना फंस जाता है ना, उसके बाद वो अपने आप एसिडिक मीडियम के अंदर आपके दांतों की जो जड़ें होती हैं उनको गलाने लगता है। तो उसके लिए आप बेसिक मीडियम से ब्रश करते हो, रोज टूथपेस्ट करते हो, बेसिकली बेसिक होता है नेचर में। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, सब चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपके दांत खराब नहीं होते हैं ड्यू टू द क्रिएशन एंड प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, दांत सड़ने बंद हो जाते हैं। तो ये रोल होता है पीएच का हमारी लाइफ में। सेम इसी तरह इसका खेती में भी यूज होता है कि यार हमारी लैंड की जो पीएच है वो क्या है। सेम इसी तरह हमारी एसिडिक रेन होती है एक चीज़, तो उसमें भी यूज होता है कि एसिडिक रेन क्या होती है, जब एसिडिक रेन यानी रेन की पीएच हमारी किससे कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो हमारी कौन सी रेन होती है, वो एसिडिक रेन होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, एसिडिक रेन होती है। तो यहीं पे वो दिखा है, देखो आपका लेमन जूस है, अब खाने की अलग अलग चीज़ें, देखो नींबू पानी जो आप पीते हो या नींबू आपने कभी खाया होगा, तो उसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, क्योंकि उसका पीएच क्या है, 2 है, 2 मतलब वो एसिडिक है आपका, ठीक है। सेम इसी तरह लिखा है, वाइन का पीएच 4 होता है, रेन का पीएच 5.5 होता है, जब वो एसिडिक रेन हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमन ब्लड का ये होता है, सोडा का ये होता है, डिटर्जेंट का ये होता है, ब्लीच का पीएच ये होता है आपका, ठीक है। तो मतलब ब्लीच आपका बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब देखते हैं सॉल्ट। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, और क्या बन जाता है इसके साथ में, वाटर, ठीक है। देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई हो गया मेरा HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया मेरा, KOH हो गया, NaOH हो गया। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेरी क्या बना देते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। पता है भाई, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है तो क्या बना देंगे, न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल मतलब पीएच स्केल में उसका कलर ग्रीन ग्रीन सा आएगा, 7 उसका पीएच आएगा, ठीक है ना, तभी तो न्यूट्रल है वो चीज। अगर 7 से कम आ जाता तो एसिडिक हो जाती, 7 से ज्यादा हो जाता तो बेसिक हो जाती। सेम इसी तरह किसका पीएच है, सॉल्ट का पीएच है। पीएच आप किसी का भी देख सकते हो, ठीक है। एसिड बेस का देख रहे थे अभी तक हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। जब मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा लाल कलर की तरफ है, जो ऊपर हमने टेबल देखी उसमें बहुत ज़्यादा लाल स्ट्रिप
है एसिडिटी, ठीक है। और बेस क्या है हमारा, कम कम पीला, थोड़ा ग्रीन ग्रीन की तरफ को आ रहा है वो, ठीक है ना। तो वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो कौन सी साल्ट बन जाएगी मेरी, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। पर सॉल्ट कैसी होगी मेरी, एसिडिक होगी या बेसिक होगी, तो सॉल्ट मेरी एसिडिक होगी क्योंकि मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है। और तो स्ट्रॉन्ग है और एसिडिक सॉल्ट है, तो एसिडिक अगर सॉल्ट है तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। ये चीजें समझ में आ रही है ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सेम इसी तरह अगर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मान लो बेस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो ब्लू हो रहा है बिल्कुल, पर जो मेरा एसिड है वो रेडिश ग्रीन है कुछ कुछ, ठीक है ना, पर वीक है मेरा एसिड, तो क्या होगा जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो मेरी कैसी सॉल्ट बन जाएगी, बेसिक सॉल्ट बन जाएगी, क्योंकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मेरी बेसिक सॉल्ट बन गई तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है भैया, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज होती है कॉमन सॉल्ट, जो हम घर में यूज करते हैं, वो क्या होती है, बेसिकली न्यूट्रल होती है नेचर में, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड भैया, HCl रिएक्ट विद NaOH, तब आपकी बनती है NaCl। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेरी क्या बनती है, सोडियम क्लोराइड बनती है, जो हम घर में खाते हैं और जिसका नाम हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल की तरह, कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। आप तो कहोगे कॉमन सॉल्ट से मैं खाना बना सकता हूं, पर 10 तरह की चीजें होती हैं इंडस्ट्री लेवल पे जो कॉमन सॉल्ट से बन रही होती हैं। तो एक चीज होती है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, मैंने कहा ना वो बेस, बेस वो कैसे बनता है हमारा, तो वो बेस बनता है हमारा NaCl से। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, देखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरा नमक घुल के बन गया था, ठीक है, मैंने नमक बनाया अपना, उसे पानी में घोल दिया। पानी में घोले हुए नमक को हम प्यार से बोलते हैं ब्राइन, ठीक है, ये ब्राइन लिखा है ना हमने यहाँ पे। तो ब्राइन बेसिकली क्या होता है, जब नमक को पानी में घोल देते हो तो ब्राइन कहते हैं उसको हम। तो जब हमने नमक को पानी में घोल दिया और उसका ब्राइन बना दिया और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो उसमें से हमारा डिकम्पोज होकर हमको क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है NaOH, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में, फटाफट, एक बीकर है, बीकर में मैंने तार डाली, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, वो उसके अंदर सॉल्यूशन कैसा था मेरा, पानी में नमक मिला हुआ था, बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन था, ठीक है ना। उसमें से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पे मेरे सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अच्छा, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारी एक तो एल्कली बन जाता है। एल्कली क्या होता है, जो पानी में घुलने वाला, अभी पढ़ा था ना, पानी में घुलने वाला बेस को हम कहते हैं एल्कली, तो वो बन जाता है हमारा NaOH, ठीक है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक एल्कलाइन बेस है, तो वो एक एल्कली वो बन जाता है। और क्लोर क्या होता है, क्लोरीन। तो बीकर के अंदर मेरा ब्राइन था, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो उससे मुझे क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्लोरीन गैस मिल जाती है। तो दो काम हो जाते हैं मेरे एक साथ, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है भैया, कैसे होती है रिएक्शन, जरा रिएक्शन देख लो इसकी। जब आपकी NaCl पानी में घोला मैंने, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करी, तो मेरा क्या बन गया, NaOH बन गया, ठीक है, और क्लोरीन बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा आपका। अगली चीज होती है आपका ब्लीचिंग पाउडर। आपने काफी नाम सुना होगा इसका, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। कैसे बनता है मेरा ब्लीचिंग पाउडर, अब मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की जब मैं रिएक्शन करा देता हूं तो मेरा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो अब इनडायरेक्टली मुझे क्लोरीन कहाँ से मिल रहा है, क्लोरीन मुझे ऊपर वाली रिएक्शन से मिल रहा है, तो यहाँ से क्लोरीन को हम इकट्ठा कर लेते हैं। जब मैं क्लोरीन को इकट्ठा कर लूंगा और उसके बाद मान लो मैंने ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी को बेच दिया, तो उसने क्या करा, इसकी रिएक्शन कराई मेरी सोडियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो उसने बना दिया CaOCl2, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, CaOCl2। और कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, बेसिकली एक रिएक्शन है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका ऐसे बनता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर के आपके यूज क्या होते हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। अब ब्लीच करने के काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर है बेसिकली ब्लीच करने के काम आता है कॉटन वगैरह को, कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है मेरी, वो इंडस्ट्री जहाँ कपड़ों का काम होता है, ठीक है। किस पर्पस के लिए, ब्लीचिंग के पर्पस के लिए। वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, ठीक है। आप अपने कपड़े धुलने देते हो, वहाँ पे यूज होता है इसका, फैक्ट्री में होता है, पेपर की फैक्ट्री में इसका यूज आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ना, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो मेरा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फॉर जर्म्स, ठीक है। बेसिकली क्लोरीन को आप मिला देते हो, कभी कभी आप ब्लीचिंग पाउडर को भी मिला देते हो, घर में कभी कभी पानी आता है तो देखते होगे ना, काफ़ी वैसा आता है सफेद टाइप का हो कभी कभी, तो उसमें क्लोरीन मिली हुई होती है, ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ होता है, क्या करता है, जर्म्स को मार देता है उसमें से। ठीक है भैया, अब देखते हैं जरा आगे। बेकिंग सोडा, ओहो हो, हमने 3 चीजें देख ली। देखो तो देखो, अभी तक हमने 3 यूज देख लिए। सबसे पहले हमने क्या बनाया, NaOH बनाया, उससे हमें क्लोरीन मिली, उसको हमने इकट्ठा करके आगे भेजा और हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया। तो अब हम देख रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने कहा ना, मेटल का बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट जब हमारे एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो NaOH को मैंने जब हीट करा, हीट मतलब गर्मी दी, ठीक है, हीट करा, तो मेरा क्या बन जाता है, Na2CO3 H2O एंड CO2। बेसिकली एक रिएक्शन है। अभी इस चीज की हम बात करेंगे इससे अगली वाली स्लाइड में। किसमें, अगली वाली स्लाइड में। इसमें हम क्या है, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। जो Na2CO3 बन गया मेरा, ये है वॉशिंग सोडा, भी आगे देखेंगे। पर बेकिंग सोडा मेरा क्या होता है, बेकिंग सोडा मेरा होता है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 मेरा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो अब बेकिंग सोडा के मेरे यूजेस क्या क्या होते हैं, देखो। अब बेकिंग सोडा के मेरे यूज होते हैं, सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन। किचन में होता है, बेसिकली पकौड़ा खाते हो ना जो तुम सर्दियों में गरम गरम, उसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हो, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आपका एंटासिड होता है। बेसिकली अगर आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आपको पता है बेसिक नेचर में है, खा लोगे एसिडिटी कम हो जाएगी। और ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, जो लाल लाल से लगे होते हैं ना जिसे आग बुझाते हैं, तो उसके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। तो ये कुछ यूज है। यूज बेसिकली तुमको याद करने, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि यार एंटासिड की तरह इसमें से कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, ब्लीचिंग पाउडर NaOH, या सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 बेकिंग सोडा, या चौथा दे देगा वॉशिंग सोडा। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इनको याद करना है, ठीक है। अब आता है वॉशिंग सोडा। बनता कैसे है वॉशिंग सोडा, जब NaHCO3 अभी ऊपर देखा आपने, उसको हीट करा तो क्या बन जाता है मेरा, Na2CO3, और वही मेरा Na2CO3 क्या होता है, मेरा वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। अगर वही वॉशिंग सोडा मेरा होता है तो यूज कहाँ कहाँ पे होता है वॉशिंग सोडा, ग्लास फैक्ट्री में होता है, सोप फैक्ट्री में होता है, ठीक है, और पेपर फैक्ट्री में भी यूज होता है। इट इज यूज टू मेक सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, बेसिकली जिसके आपके बीकर बने होते हैं ना, वो बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है। तो सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड, कंपाउंड मतलब सोडियम का ही तो कंपाउंड है वॉशिंग सोडा भी। क्या है इसका फॉर्मूला, Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर ऐसे क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई के काम में आता है, वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है। और हेल्प इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लास 11 में पढ़ोगे, 2 तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस जो मेरी पानी की होती है, उसमें रिमूव करने के काम आता है ये वॉशिंग सोडा। पानी के अंदर डाल देने में बेसिकली सब कुछ नीचे बैठ जाता है, या साफ सफाई हो जाती है और सीधा आपका पानी पीने लायक हो जाता है, हार्ड वाटर उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो इट इज यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आती है अगली चीज, जिप्सम। अब ये जिप्सम क्या होता है भैया, जिप्सम बेसिकली आपकी एक सॉल्ट होती है। जिप्सम क्या है, एक और सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, CaSO4.2H2O जो तुम्हें दिख रहा है एक वाटर का मॉलिक्यूल है। सेम पीछे वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O में लिखता हूं, तो 10 मॉलिक्यूल अब उसके अंदर वाटर के होते हैं। सेम इसी तरह 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर भी वाटर के होते हैं। पर हर जगह हम डॉट वाटर के मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं करते, हम हमेशा सूखी हुई सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहीं भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम ये नहीं लिखते हैं, बेसिकली हम लिखते हैं यहाँ पे तो जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4.2H2O, ठीक है ना, ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। पर अक्सर हम क्या लिख देते हैं, अगर हमें कोई और सॉल्ट लिखनी होती है जैसे Na2CO3 ऊपर वॉशिंग सोडा का, तो हम लिख देते हैं Na2CO3, हम ये नहीं लिखते हैं Na2CO3.10H2O, ठीक है। हम हर जगह नहीं दिखाते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल इसमें है या नहीं है, ठीक है। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, डॉक्टर हमारा हाथ जिससे चिपकाता है, कभी हड्डी टूट जाती है तो वो चीज होती है हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनता कैसे है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हमारा CaSO4.2H2O मतलब जिप्सम जो हमने अभी ऊपर देखा, वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट या हीट करते हैं हम उसको हम गर्म करते हैं, खूब गर्म करा गर्म करा गर्म करा, और उसमें से 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है, और बचता कितना है, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कितना बचता है, सिर्फ ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मेरा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरा बन जाता है। इसमें से 2 मॉलिक्यूल थे, 3/2 मतलब 1.5 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो कितना बचा, हाफ मॉलिक्यूल बचा। तो मेरा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ज्यादा हीट करोगे तो ये हाफ मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा और सूखी हुई सॉल्ट मेरे पास बन जाएगी। ये बेसिकली सॉल्ट ही तो है ना,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपने रिएक्ट करा है H2SO4 एसिड प्लस बेस, तो ये सॉल्ट आपकी बन जाएगी। उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल वाटर के भी तब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है सिंपल। अच्छा, यूज क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, भी देख लेते हैं। डॉक्टर यूज करता है हड्डी को जोड़ने में। अक्सर किसी एक आधी बार टूटी होगी, आपने देखी होगी टूटी हुई, तो वहाँ पे डॉक्टर यूज करता है जोड़ने के लिए एट द राइट पोजीशन, ठीक है। टॉय बनाने की यूज होता है, क्योंकि देखो कितना सॉलिड हो जाता है, आपको अब फील कर रहे होगे आप। और ये यूज होता है फॉर डेकोरेशन पर्पस, ठीक है ना, एंड फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि ऐसे पॉलिशर या आपका वो यूज कर रहे होंगे। कौन? मिस्त्री आते हैं ना, जो कहीं दीवार पे लगा दिया, कहीं टाइलों को चिपकाने के लिए कोनों कोनों में डालते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका होता है, क्योंकि सूखने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। अब क्या है, ओहो सब्सक्राइब करना है क्या? कर दोगे यार, वो तो तुम्हें मजा आ रहा है तो कर दोगे। अगली वीडियो फिर आएगी तुम्हारे लिए कमाल की, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या, इस चैप्टर के। अभी तो हमने थ्योरी पार्ट सारा निचोड़ के देख लिया, ये सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से मिल रहे होंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के खुद के बने हुए क्वेश्चन, जो मैंने चैप्टर के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन में डालो ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में डालो ना, तो ऐसे करके क्वेश्चन बना रखे हैं। तो अगली वीडियो में वो देखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें जब हम कर लेंगे तो इस चैप्टर के लिए भी, जैसे हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के लिए करा, नहीं देखी तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, वैसे ही ये काम इस चैप्टर के लिए करेंगे। और इसके साथ करने के बाद आपको सीधा इस चैप्टर के अलग अलग जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, उसके लिए तुमने सैंपल पेपर लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो कोई से ले लेना मार्केट से जाके। तो वो सैंपल पेपर आप करोगे, अच्छे से करोगे, 3 स्टेप में आपके बोर्ड में 100% यानी 100% नंबर लाने के लिए आप तैयार हो रहे होगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे अगर, और मेरे खुद के बने हुए क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी के बीच से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन मैंने नहीं करे होंगे, या मैंने खुद नहीं पढ़ी होगी एनसीईआरटी डीप में, तो मेरा मिस हो रहा होगा। तो एनसीईआरटी तो डीप में कवर यहाँ पे हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में क्वेश्चन भी हो रहे हैं, बस अब सैंपल पेपर से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो कर दो लाइक, चैनल वगैरह कर दो सब्सक्राइब, चलो सब कर दोगे यार। बाकी जाओ मेहनत से पढ़ो, अब पेपर सबको निकालना है, पेपर सबको उखाड़ना है। और कल फिर से कमाल की वीडियो आएगी जिसमें खुद के बने हुए क्वेश्चन, इस वीडियो का सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में थ्योरी, दूसरे पार्ट में हमारे खुद के बने हुए क्वेश्चन, सेल्फ मेड क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो के लिए कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बेल वगैरह दबा देना, और जाओ 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 मेहनत से पढ़ो। ओके, सी यू, बाय बाय।